तो दोस्तों आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डेरिवेट करना सीखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में एक ये चीज़ सभी के डाउट होती है कि एफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है 1/r² के या फिर 1/d² के। ये कईयों को समझ में नहीं आता है कि अगर मान लो कि भाई दूरी बढ़ने पर क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r लिख सकते थे। एफ एफ जो है प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मान सकते हैं डिस्टेंस के, ये भी तो हम शो कर सकते हैं, बट स्क्वायर क्यों लगाया ये कईयों को समझ में नहीं आता है। तो देखो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं, इसके बारे में बताएंगे और सबसे डेरिवेट भी करेंगे पूरा फॉर्मूला भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे केपलर को। केपलर, अब केपलर ने एक कांस्टेंट दिया था। केपलर ने क्या कांस्टेंट दिया था पहले ये देख लेते हैं, वो हमें हेल्प करेगा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला को डेरिवेट करने में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डेरिवेट करने से पहले हम केपलर का कांस्टेंट देखते हैं। तो केपलर ने क्या बताया कि जो कोई भी प्लेनेट है वो सन के सराउंडिंग इलिप्स फॉर्म में रिवॉल्व करता है या फिर परिक्रमण करता है। तो और सन कहाँ होता है, उसके फोकस के ऊपर होता है। तो ये जैसे मान लो सन यहाँ इसके फोकस पे है, यहाँ कोई प्लेनेट है, उसकी डिस्टेंस ये मान लो r1 है, और यहाँ पे है वो वापस परिक्रमण करते हुए यहाँ आया, तो ये कितनी है r2। तो इस परिक्रमण काल के अंदर ये प्लेनेट सन से जितना दूर हो रहा है उस टोटल दूरियों का एवरेज जो डिस्टेंस होती है उसको मान लिया इन्होंने। एवरेज डिस्टेंस को क्या माना, एवरेज डिस्टेंस को r माना, और ये पूरा का पूरा ये परिक्रमण निकाल रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, उसमें टाइम जो होता है उसको माना कैपिटल T। तो ये r अगर एवरेज डिस्टेंस है और ये परिक्रमण काल अगर T है, तो केपलर ने बोला जो r³ होगा ना वो समानुपाती होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा t² के। तो r³ समानुपाती है t² के या प्रोपोर्शनल है, तो r³ के डिवाइड में मैंने t² इधर भी किया और t² इधर भी, दोनों साइड मैंने क्या किया t² का डिवाइड किया। तो यहाँ t² से t² कट गया, तो क्या आया r³/t²। तो r³/t² को मैंने क्या लिखा, r³/t²। यहाँ पे क्या आ रहा था, इक्वल टू का मैंने सिंबल लगाया, देखो प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे क्या था 1। अब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल बना रहा हूं मैं, इक्वल टू का सिंबल बनाया तो इसको मैंने क्या माना, यहाँ पे जो भी आएगा उसको केपलर का कांस्टेंट लिख दिया। केपलर कांस्टेंट यानी के कांस्टेंट, के कांस्टेंट। तो केपलर ने क्या कांस्टेंट दिया, r³/t² का कांस्टेंट दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केपलर का जो कांस्टेंट है r³/t²। तो यहाँ पे केपलर का कांस्टेंट क्या हमें प्रूव हुआ, r³/t²। अब हम केपलर के कांस्टेंट के बाद में हम लेते हैं न्यूटन ने कैसे फाइंड किया केपलर के कांस्टेंट के आधार पर ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो न्यूटन ने क्या माना, न्यूटन ने माना कि ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी सन के सराउंडिंग सर्कल फॉर्म में रिवॉल्व कर रही है। देखो केपलर ने बोला इलिप्स फॉर्म में, यानी जबकि करता है इलिप्स फॉर्म में यानी दीर्घवृत्त की फॉर्म में करता है, बट न्यूटन ने ये माना कि ये वृत्त के फॉर्म में अर्थ इसकी सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है। तो देखो वृत्त के सराउंडिंग कर रही है, ठीक है। अब दो फॉर्मूला, आप दो फोर्स याद रखना, एक तो होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अभिकेंद्रीय बल, हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय, यानी जो सर्कल के केंद्र की तरफ लगता है, और एक होता है अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, जो इतना कितना होता है अभिकेंद्रीय के बराबर होता है और वो अब उसके ऑपोजिट साइड में लगता है। जैसे अभिकेंद्रीय एक सेंटर की तरफ लग रहा है, ये उसके ऑपोजिट साइड में। ये आभासी होता है यानी वास्तविक नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, और ये रियल होता है। जैसे आप कई बार क्या करते हो, साइकिल का टर्न करते हो तो देखो साइकिल इतनी झुक जाती है, वो सेंटर की तरफ झुक जाती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से झुकती है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अब ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, F=mv² अपॉन r। अभिकेंद्रीय बल होता है mv² अपॉन r। तो देखो m मतलब होता है मास, v मतलब वेलोसिटी, r यानी डिस्टेंस, और ये f यानी सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। m क्या होता है, देखो मास। अब कोई भी प्लेनेट हो तो वहां पे मास क्या होता है, फिक्स होता है। वेट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे आप अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर चले गए तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ अर्थ का मास, जो भी अर्थ का वेट जो भी होगा उसका 1/6 हो जाएगा, वो वेट होगा। बट मास अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, तो मास कभी नहीं बदलता, मास फिक्स होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूँ F=v² अपॉन r, मास तो फिक्स होता है। तो मैंने लिखा F=v² अपॉन r, यानी F समानुपाती होता है v² अपॉन r के। तो न्यूटन ने ये माना कि ये अर्थ क्या करती है,
सर्कल फॉर्म में रिवॉल्व करती है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी मैं वो देख रहा हूँ। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी d/t लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसमें डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है, ये सर्कल है, सर्कल की डिस्टेंस कितनी होती है, या फिर सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr। और ये जो पूरा सर्कल को, अर्थ को पूरा सर्कल का एक परिक्रमण काल करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी मान लिया। वो समय क्या माना मैंने, कैपिटल टी। तो 2πr/t। हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर। यहाँ पे क्या है v, तो मैंने v का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का r स्क्वायर और t का t स्क्वायर। तो देखो 4 पाई स्क्वायर ये एक डिजिट है, यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट था, मैंने प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाया, कांस्टेंट को हटा दिया, जब इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा वापस ले आऊंगा कांस्टेंट। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया r/r का। देखो r/r यानी क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं वो सेम डिजिट वापस आती है। तो अब देखो मैंने r/r का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r स्क्वायर इंटू r क्या होगा, r क्यूब, r स्क्वायर इंटू r क्या होगा, r क्यूब, और डिवाइड में क्या होगा t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा मल्टीप्लाई 1/r। इस r का तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड में क्या रह गया, अब ये वाला पोर्शन रह गया। अब देखो r क्यू अपॉन टी स्क्वायर, ये देखो ये क्या r क्यू अपॉन टी स्क्वायर केपलर का कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, कांस्टेंट तो फिक्स होता है, कांस्टेंट की वैल्यू ना बढ़ती है ना घटती है। तो कांस्टेंट था ये, तो मैंने ये यहाँ हटा दिया और मैंने लिख दिया v स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख रहा हूं v स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आया, 1/r, 1/r आया, क्योंकि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट किसका था, केपलर का, तो मैंने केपलर के कांस्टेंट को हटा दिया, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल आया 1/r। ओके, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, f प्रोपोर्शनल v स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1/r, तो v स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1/r, और यहाँ डिवाइड में पहले से एक r था तो r और मल्टीप्लाई हो गया, तो f प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर, r मल्टीप्लाई r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो इसलिए जो होता है डिस्टेंस के, ये क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही हुआ एक तरह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगा, उसके आर के या डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। समझ में आया। अब आगे मास के प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल क्यों होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाली चीज तो हमारे आ गई, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये वाला आ गया। अब ये मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल क्यों होता है, तो ये देखो, अब जैसे एक मैग्नेट होती है, एक छोटी मैग्नेट है, वो क्या करेगी, कम अट्रैक्ट करती है। अब एक बड़ी ली और पावरफुल मैग्नेट होगी, वो बड़ी वाली है, तो उसके अंदर मैग्नेट का गुण भी ज्यादा होगा, तो वो अट्रैक्ट भी ज्यादा करेगी। तो अब दो मैग्नेट है, तो वो दोनों अपने एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगी। तो उन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई होगा, मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम, इन दोनों के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो बातें होगी, एक तो हुआ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और दूसरी एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो इन दोनों को मैंने साथ में कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा, जब इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो मैंने कांस्टेंट लगाया कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला एफ इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। तो फ्रेंड इस तरह हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया, एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फ्रेंड अगर आपको और भी ऐसे फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर जिसका डेरिवेशन आपको समझना है, और मैथ्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला का डेरिवेशन समझना है, और उनका यूजेस क्या होता है वो समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।